बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है एंजाइम। ठीक है। अब ये जो चैप्टर है एंजाइम का, बेसिकली आपको मैंने कहा था कि मैंने सारे जितनी भी टॉपिक्स हैं पाकिस्तान मेडिकल डेंटल कमीशन के जो आपके 2026 में आने वाले हैं उन सबको मैं कवर करूँगा। तो ये सेकेंड लेक्चर है। इसमें बेसिकली जो टॉपिक्स हैं वो इंट्रोडक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम है, एंजाइम का स्ट्रक्चर है और वो किस तरह से अपना एक्शन करता है, उसका मैकेनिज़्म अंडरस्टैंड करना है और फैक्टर्स जो इसके एंजाइम के एक्शन को अफेक्ट करते हैं उनको स्टडी करना है। और एंजाइम इनहिबिशन का टॉपिक भी हमारे साथ इस लेक्चर में हम इसको डिस्कस करें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू एंजाइम के। हमारे पास बेसिकली सबसे पहली बात, आप एफएससी में पढ़ते, आपने एफएससी में पढ़ा है कि जितनी भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन किसी भी सेल में हो रहे होते हैं उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है। और रिएक्शंस जो हमारे पास बेसिकली हो रहे होते हैं ये बहुत क्विकली हो रहे होते हैं और इनके प्रोडक्ट्स भी हमारे पास वेरियस जो लाइफ एक्टिविटीज़ सेल के अंदर हो रही होती है उसके अंदर वो यूटिलाइज होते हैं। तो मेटाबॉलिज्म बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो दो किस्म के होते हैं, कैटाबॉलिज्म होते हैं और एक एनाबॉलिज्म होता है। जो कैटाबॉलिज्म है उसमें आपको पता है कि बेसिकली क्या होता है कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होते हैं, जबकि एनाबॉलिज्म होता है उसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलकर लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो एंजाइम क्या है, बेसिकली हमारे पास एंजाइम के बारे में आपने याद रखना है। एंजाइम जो हमारे पास है बेसिकली वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। क्या है? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो सिर्फ स्पीड अप करता है, रिएक्शन को स्पीड अप करता है, लेकिन रिमेन्स अनचेंज्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, लेकिन उसके बाद खुद को वहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है। तो ये आपने इसके बारे में याद रखना है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एंजाइम की, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है, जनरल क्वेश्चन बन के आ सकता है, क्या विदाउट एंजाइम रिएक्शंस आर पॉसिबल बट दे वुड प्रोसीड एट अ वेरी लो स्पीड मेकिंग लाइफ इम्पॉसिबल। जैसे आपका डाइजेशन है, अगर ये आप लो स्पीड में होगा तो आपको पता है इसमें भी एंजाइम रिक्वायर होते हैं एंड डिफरेंट किस्म के एंजाइम आपको पता है इसके लिए चाहिए होते हैं। तो अगर ये रिएक्शन नहीं हो, ये एंजाइम नहीं होंगे तो रिएक्शन बहुत ही लो स्पीड में होंगे और लाइफ बहुत मिजरेबल होगी और इम्पॉसिबल होगी। अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स की बात करूँ तो सारे एंजाइम के बारे में आपने याद रखना है कि ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। इनका स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन होता है क्योंकि इनके अंदर जो अमाइनो एसिड के कंपोनेंट होते हैं ना वो स्पेसिफिक होते हैं, तो इनकी कंपोजिशन भी क्या होगी, स्पेसिफिक हो गई। एंड यू पीपल नो कि हमारे पास अमाइनो एसिड क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि ये इंक्रीज़ करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। ठीक है। और डू नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन, इक्विलिब्रियम को नहीं वो करते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन को बिल्कुल कुछ भी नहीं कहेंगे। यानी जितने प्रोडक्ट्स बनने हैं और जितने रिएक्टेंट्स से बनने हैं ये इसको नहीं वो करेगा, लेकिन उस रिएक्शन को तेज़ करेगा, स्पीड अप करेगा। अगर वो पहले 1 घंटे में हो रहा था तो उसको 2 मिनट में करने की कोशिश करेगा। अच्छा, इन देयर प्रेजेंस डज नॉट अफेक्ट द नेचर और प्रॉपर्टीज ऑफ एंड प्रोडक्ट, वही बात जो मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर होते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, दे आर स्पेसिफिक फॉर ईच शेप ऑफ रिएक्शन और ग्रुप ऑफ रिएक्शन, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को लो करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है ये आपको सिंपल सी, अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊँ तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन, यानी कि वो कम से कम एनर्जी की मिकदार जो एक रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए दरकार होती है उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अच्छा, जो एंजाइम है इसके फैक्टर्स हम पढ़ेंगे, ये हाईली सेंसिटिव होते हैं पीएच, टेम्परेचर और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को। अच्छा, और इनको एक्वस मीडियम रिक्वायर होता है, नॉट एसिडिक मीडियम, एंड दिस इज़ अ वेरी फ्रीक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन इन एग्जाम के, कौन सा मीडियम रिक्वायर होता है, बेसिकली रिक्वायर एसिडिक मीडियम फॉर देयर एक्टिविटी। ठीक है। अच्छा, कुछ एंजाइम को फैक्टर भी रिक्वायर होते हैं। ठीक है। ये इन विवो एंड इन विट्रो, सेल के अंदर भी काम करते हैं और सेल के बाहर लेबोरेटरी में भी हम देखते हैं कि ये काम करते हैं। कुछ जो एंजाइम्स होते हैं वो पोटेंशियली, सम एंजाइम आर पोटेंशियली डैमेजिंग इफ दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन देयर एक्टिव फॉर्म। इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। ये जो हमारे पास बेसिकली पेप्सिन होते हैं ना स्टोमिक में, आपने सुना होगा बाहर कि ये पेप्सिनोजन की फॉर्म में होता है, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो उसके बाद ये जब अपने डिज़ायर जगह पे जहाँ पे उसने एक्शन परफॉर्म करता है वहाँ पे ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अगर ये पहले ही पेप्सिन में हो तो ये जो हमारे पास स्टोमिक वाल है वो भी प्रोटीन इन नेचर है तो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि उसके ऊपर एक म्यूकोजल लेयर होती है और बाइकार्बोनेट आइंस होते हैं। ठीक है। वो उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है। तो आपने ये याद रखना है। अच्छा, उसके बाद हम एंजाइम की स्ट्रक्चर की बात करेंगे। जैसे मैंने कहा कि ये ग्लोबुलर प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन ऑफ राइबोसोम्स आपने याद रखना है कि वो उसमें कोई प्रोटीन नहीं होती, उसमें आरएनए होता है, सिर्फ आरएनए।
और राइबोसोम्स नाम है, ठीक है, आरएनए होता है और ये राइबोसोम्स के अंदर होता है। मैं इसके बारे में बात करने लगा था लेकिन ये यहाँ पे डिस्कस हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूँ जो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज है, ये बेसिकली एक राइबोसोम है जो कि ट्रांसफ़र करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड को ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन प्रोसेस। जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है ना, तो उसमें बेसिकली पेप्टाइड बॉन्ड को ये क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। शेप ऑफ एंजाइम की बात करेंगे तो मतलब अगर मैं आपको सच कहूँ तो एक एंजाइम के अंदर सिंपल सी बात है, एक एक्टिव साइड होता है जो कि चार्ज बेरिंग 3 डायमेंशनल कैविटी होती है हमारे पास। क्या होती है बेसिकली 3 डायमेंशनल हमारे पास बेसिकली चार्ज बेरिंग, ये हम बात करें एक्टिव साइड की, ठीक है। एक्टिव साइड बेसिकली हमारे पास क्या चीज़ है, चार्ज बेरिंग 3 डायमेंशनल कैविटी ऑफ एंजाइम है और इस फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 मेन फंक्शनल साइड्स में डिवाइड किया होता है। एक बाइंडिंग साइड है जहाँ पे किसी उसको सबस्ट्रेट को बाइंड करना होता है, और एक इसका कैटालिटिक साइड जहाँ पे कैटालिटिक साइड मतलब ये है कि जहाँ पे उस चीज़ को कन्वर्ट करना होता है प्रोडक्ट में, ठीक है। जो एक्टिव साइड का शेप होता है वो डिज़ाइन ऐसी होता है जैसे सबस्ट्रेट की शेप होती है, ठीक है। अच्छा, एक्टिव साइड 3 से 12 अमाइनो एसिड का भी हो सकता है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि बेसिकली जो सबस्ट्रेट मालिक्यूल होते हैं ना, ये एक्टिव साइड के साथ कैसे अटैच होते हैं, नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस होते हैं। नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस आपने केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आती है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस आते हैं। आपके पास अगर यहाँ पे एमसीक्यूज आ जाए ना कि कौन से इंटरेक्शन से अटैच होते हैं, अगर आपके पास कोवलेंट हो तो अपने नहीं, नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन से ये बाइंड होते हैं, ठीक है। अच्छा, बाइंडिंग साइट मेक्स बॉन्ड विद सबस्ट्रेट thus involved in recognition and enzyme substrate complex formation. This reaction activates the catalytic site. अच्छा, एक्टिवेटेड कैटालिटिक साइट इज इन्वॉल्व इन, मैंने वही बात की कि बाइंडिंग साइट क्या होती है और कैटालिटिक साइट क्या होती है। यहाँ पे बताया गया है कि बाइंडिंग साइट वो होती है जहाँ पे सबस्ट्रेट ने बाइंड करना होता है, कैटालिटिक साइट वो होती है जहाँ पे वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। इसके बाद हम बात करेंगे कोफैक्टर्स की। अच्छा, ये कोफैक्टर जो है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और आपके अगर यहाँ से एमसीक्यूज बन के आ सकते हैं तो इसी से आ सकते हैं। कोफैक्टर्स क्या होते हैं बेसिकली, कोफैक्टर्स के बारे में आपने इतना याद रखना है कि ये नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम होता है दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग। अच्छा, ये एडिशनल कंपोनेंट भी आप कह सकते हो एंजाइम का। अच्छा, ये एक्ट इज़ अ ब्रिज काम करता है एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान। अच्छा, हमारे पास ये सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी हेल्पिंग, मतलब ये हमारे पास एक किस्म का रिएक्शन को ड्राइव करने के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ठीक है। जो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर हैं उनको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेटर, लेकिन ये डिटैचेबल होते हैं। इनकी एग्जांपल किसकी आती है, मेटल आयंस की आती है जिसमें आयरन है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, जिंक है। अच्छा, दीज आर ओनली अटैच टू द एंजाइम व्हेन सबस्ट्रेट गेट्स बाइंड। अच्छा, जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स होते हैं बेसिकली वो हमारे पास कितने टाइप्स के ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स, ये आपने याद रखना है। ऑर्गेनिक कोफैक्टर जो हमारे पास है इसकी 2 टाइप्स हैं, एक हमारे पास कोएंजाइम आता है और एक क्या आता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आते हैं, ठीक है। अच्छा, कोफैक्टर भी ऑर्गेनिक है लेकिन ये लूजली अटैच होता है टू प्रोटीन पार्ट, इसको हम कोएंजाइम कहते हैं। इसमें डिफरेंट विटामिन के डेरिवेटिव्स आते हैं, जैसे एटीपी है, एनएडी है एंड एफएडी है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ अगर कोफैक्टर मतलब परमानेंटली या कोवलेंटली मतलब बॉन्डेड हो उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं, ठीक है। और ये परमानेंटली अटैच होते हैं, सही है। इसमें ये ऐसा नहीं है कि मतलब ये मतलब रिएक्शन के बाद भी इनसे अलग होंगे, नहीं। अच्छा, इसमें एग्जांपल किसकी आती है, आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन रिंग अटैच टू द सम एंजाइम लाइक साइटोक्रोम। साइटोक्रोम का स्ट्रक्चर आपने देखा हो, उसमें आयरन जो होता है बेसिकली वो पोरफायरिन रिंग में होता है, वो अटैच होता है कुछ एंजाइम के साथ। अच्छा, अभी एक एंजाइम है होलो एंजाइम है और एक एक्वा एंजाइम है। जो एक्टिवेटेड एंजाइम है कंसिस्ट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड कोफैक्टर, उसको होलो एंजाइम, होलो से याद रखना कंप्लीट एंजाइम जिसमें कोफैक्टर भी हो और एंजाइम भी हो। एन एंजाइम विद इट्स को एंजाइम और प्रोस्थेटिक हैज़ बीन रिमूव। जब उससे हमने कोफैक्टर को रिमूव कर दिया ना, यानी कि अगर एंजाइम हो प्लस कोफैक्टर हो तो उसको हम होलो एंजाइम कहेंगे, लेकिन अगर सिर्फ एंजाइम हो तो उसको हम एपो एंजाइम कहेंगे। ये फ़र्क है एपो और होलो एंजाइम में। इसके बाद हम ये टेबल है जो आपके पास समरी है एक किस्म की, अपनी ये याद रखनी है। जो विटामिन बी थ्री होता है, ये इसका ये भी कोएंजाइम के तौर पर एक्ट करता है, ठीक है। और ये कहाँ पे काम करता है, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। विटामिन बी थ्री है हमारे पास, तो ये कहाँ पे, ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हेल्प करता है। विटामिन बी 12 है सियानोकोबालामीन, ये भी हमारे पास बेसिकली मतलब इंट्रा मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये आप याद कर सकते हो लेकिन इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं पूछी जाती आपसे। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंजाइम का कैसा है। अच्छा, सबसे पहले एंजाइम, ये चीज़ जो है ना वो आपको आनी चाहिए, सही है ना।
अगर ये आपको आ गई ना कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट मिलते हैं तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर एंजाइम प्लस प्रोडक्ट यानी कि आपस में अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, फीडबैक इनहिबिशन क्या होती है बेसिकली? जो एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इन अ सेल कैन बी रेगुलेटेड बाय इट्स प्रोडक्ट व्हेन द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज इनहिबिटेड बाय। अच्छा, जब देखो ना, अगर एक प्रोडक्ट है हमारे पास, वो डिज़ायर अमाउंट में बन गया है, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो प्रोडक्ट क्या करेगा, वो जाते साथ ही उस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा, तो उसको हम कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। ठीक है, या एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन भी हम कहते हैं। अच्छा, प्रिकसर एक्टिवेशन क्या होती है? जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता है, इसको हम कहते हैं प्रिकसर एक्टिवेशन। ठीक है। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के लिए बेसिकली दो मॉडल्स हैं जिनको आपने बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, दो मॉडल्स क्या क्या हैं हमारे पास? बेसिकली दो मॉडल्स जो हैं वो, ये आप एफएससी से पढ़ते आ रहे हो, ओके, और मैट्रिक में 9th क्लास में भी मेरे ख्याल से ये टॉपिक है। तो ये बड़े आसान से मॉडल हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पहला मॉडल है लॉक एंड की मॉडल, जिसको एमिल फिशर ने प्रपोज किया था लॉक एंड की मॉडल को 1894 में। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये मॉडल क्या कहता है? इसने ये कहा था कि एक्टिव साइड जो होता है वो एक डेफिनेट शेप का होता है और रिजिड स्ट्रक्चर होता है, इसलिए वो कहता है कि पार्टिकुलर सबस्ट्रेट ही मतलब उस एंजाइम के साथ अटैच होंगे। तो इसने एक्सप्लेन किया था कि एंजाइम आर हाईली स्पेसिफिक। सही है, देयर इज़ नो मॉडिफिकेशन और फ्लेक्सिबिलिटी इन द एक्टिव साइड। तो आपने ये याद रखना है। अच्छा, ये MCQ रहा था शहीदुल फ़िकार में कि जो एंजाइम लॉक एंड की मॉडल को फॉलो करते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको नॉन रेगुलेटरी एंजाइम कहते हैं। तो ये स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है ना। इनकी स्पेसिफिसिटी क्या होती है? एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी होती है। इसका क्या मतलब है? यानी कि एक एंजाइम एक रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा और एसेंशियली बाकियों को नहीं करेगा, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी कहते हैं। ठीक है, स्पेसिफिसिटी ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे इंड्यूस फिट मॉडल की। तो इंड्यूस फिट मॉडल ने सही कहा था कि बेसिकली एंजाइम जो होता है ना, उसका एक्टिव साइड जो होता है, इसको प्रपोज किसने किया था? कोशलैंड ने किया था इंड्यूस फिट मॉडल को 1959 में। इट इज़ अ मॉडिफाइबल फॉर्म ऑफ लॉक एंड की मॉडल। इसने कहा था कि एक्टिव साइड फ्लेक्सिबल होता है, इट चेंज अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट शेप। ठीक है, और इसने क्या कहा था कि जो हमारे पास एंजाइम का जो एक्टिव साइड है वो बेसिकली रिजिड नहीं होता। सो ये आपने याद रखना है। ठीक है, एंड इनको जो एंजाइम फॉलो करते हैं इस मॉडल को, उनको हम रेगुलेटरी या एलोस्टेरिक एंजाइम भी कहते हैं। ठीक है, इसमें अपने एग्जांपल याद रखनी है, किसी कार्बोनिक एनहाइड्रेस की एग्जांपल आपने याद रखनी है। और आपको पता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या करता है? ऐड करते हैं ऑक्सीजन को टू हीमोग्लोबिन एज वेल एज कैन कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेट आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन इन द ब्लड। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो इसके बारे में आपने याद रखनी है। इसके बाद हम फैक्टर्स की तरफ जाएंगे, और फैक्टर्स इम्पोर्टेंट हैं लेकिन इतने मुश्किल नहीं है, ये चैप्टर बहुत ही आसान है। ठीक है, अब फैक्टर्स में हम क्या स्टडी करेंगे? बेसिकली सबसे पहला फैक्टर जो है वो टेम्परेचर है। अच्छा, यहाँ से भी एक MCQs आया था। मैं आपसे MCQs क्यों आपको बता रहा हूँ? ताकि आप लोगों को पता चले कि इतना मुश्किल नहीं होता हमारे पास, यानी कि पेपर में MCQs आसान आते हैं, लेकिन मेन रीज़न है कि आप लोग वहाँ पे अपना स्ट्रेस आप कंट्रोल नहीं कर सकते। स्ट्रेस नहीं कंट्रोल करने की वजह से आप आसान MCQs भी गलत कर देते हैं, और आप लोगों को लगता है कि बहुत मुश्किल MCQs आते हैं। ऐसा नहीं है, मुश्किल MCQs बहुत कम होते हैं। मतलब आप ये कह लें कि 3% होते हैं 100% में से किसी भी सब्जेक्ट में। तो आपको ये चाहिए कि आप अच्छे से पढ़ो और बेसिक को क्लियर करें। जब बेसिक आपकी क्लियर नहीं होगी तो आप मार्क खाएंगे पेपर में। ठीक है, रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन जो होता है ना, ये इसके डिफरेंट मतलब फैक्टर्स है जिसको अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर है। अच्छा, आपको पता है जब टेम्परेचर बेसिकली क्या करता है? जब हीट हम देते हैं तो मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ती है, तो जो सबस्ट्रेट और एंजाइम है वो क्विकली मूव करेंगे, तो इनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ रिएक्शन भी क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि इंक्रीज जो होता है ना टेम्परेचर अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन दैट इंक्रीज ऑफ जस्ट एन। जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड हम उसको इंक्रीज़ करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? डबल होगा। ठीक है, लेकिन ये कुछ कुछ हद तक है, ऐसा नहीं है कि। अच्छा, ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है इसकी बात करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्टिमम टेम्परेचर बेसिकली हमारे पास वो टेम्परेचर होता है जिसमें एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती है? वो मैक्सिमम होती है, और इसको हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। और ह्यूमन में कितना होता है? वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, आपको ये याद रखना है। लेकिन पता क्या है, जब टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से बढ़ जाए तो फिर क्या होता है? फिर आपके पास वही जो आपको इम्पोर्टेंट बात है समझाने वाली, फिर रेट ऑफ रिएक्शन में डिक्रीज आता है। ठीक है, डिस्पाइट इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन। ये क्यों होता है? दिस इज़ बिकॉज एटॉमिक वाइब्रेशन बिकम्स टू वायलेंट, एंड जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है ना एंजाइम एक्टिविटी का, वो लॉस्ट हो जाता है।
और एंजाइम को हम कहते हैं डी नेचर, वो क्या हो गया है, डी नेचर हो गया। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मुश्किल सवाल बन के आ सकता है तो क्या आएगा कि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्यों कम होता है, हालांकि फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन तो इंक्रीज़ होती है। और हमने पहले ये बात की कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन ज़्यादा होगी। तो फिर क्या होता है कि बेसिकली इसकी रीज़न आपने इस तरह से देनी कि वायलेंट वाइब्रेशन होती है और जो एंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है वो लॉस्ट हो जाता है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस रीज़न। और एंजाइम को हम क्या कहते हैं, डी नेचर हो गया, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, डी नेचरेशन। अच्छा उसके बाद इफ़ टेम्परेचर इज़ रिड्यूस टू नियर और बिलो फ्रीजिंग पॉइंट एंजाइम आर इनएक्टिवेटेड नॉट डी नेचर, एंजाइम विल रीगेन देयर कैटालिटिक इन्फ्लुएंस व्हेन द हाई टेम्परेचर इज रिस्टोर्ड। ये आपके पास बताया कि अगर हम मतलब उसकी तरफ जाएँ, फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ जाएँ, सॉरी बिलो फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ जाएँ, तो वो वहाँ पे इनएक्टिव हो जाते हैं, डी नेचर नहीं होते। सो इट्स नॉट अ बिग डील, आसान सी बात है। अच्छा पीएच की बात करते हैं। अच्छा हमें पता है कि हर एंजाइम जो है ना वो एक पार्टिकुलर पीएच रेंज में काम करता है। अच्छा ये जो नैरो रेंज ऑफ पीएच होता है जिसमें एंजाइम का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना वो मैक्सिमम होता है, उसको हम ऑप्टिमम पीएच कहते हैं, ठीक है। और ये भी याद रखनी है आपने, एंजाइम कन्फिग्रेशन इज सेंसिटिव टू पीएच फ्लक्चुएशन। अच्छा क्योंकि जो अच्छा ये जो आपके पास हाईलाइटेड फॉर्म में बात बताई गई ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है कि पीएच इन्फ्लुएंसेस द चार्जेस ऑन द अमाइनो एसिड, ठीक है, वहाँ पे टेम्परेचर ने ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करना था। अच्छा स्पेसिफिक बात जो होती है ना वो आपने याद रखनी होती है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि पीएच किसको इन्फ्लुएंस करेगा, चार्जेस द अमाइनो एसिड दैट आर इन्वॉल्वड इन मेंटेनिंग ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। यानी कि प्राइमरी डिफेक्ट क्या आ रहा है, वो अमाइनो एसिड के जो चार्जेस होंगे ना उनको इफेक्ट करेगा। तो ये आपने याद रखना है। अब ये लिखा है ना स्लाइड, चेंज इन पीएच, चेंजिंग इन द आयोनाइजेशन ऑफ द अमाइनो एसिड एट एक्टिव साइट, चेंज इन द आयोनाइजेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, एंजाइम एक्टिविटी इज रिटार्डेड और ब्लॉक्ड। तो ये जो लिखा हुआ है ना सारा, ये जो बातें बताई ये आपने याद रखनी है। सो सही है ना। एक्सट्रीम चेंज अगर पीएच में करेंगे तो आयोनिक चार्ज जो होता है ना ऑफ एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप ऑफ एंजाइम, जो एक्सट्रीम चेंज करेंगे ना पीएच में तो क्या करेगा, जो आयोनिक चार्ज होता है ऑफ एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप ऑफ एंजाइम वो हमारे पास अल्टर होगा, चेंज होगा, और आयोनिक बॉन्डिंग नहीं होती वो डी नेचर हो जाएंगी, ठीक है। तो पीएच बेसिकली स्पेसिफाई किसे करता है, अमाइनो एसिड के चार्ज को मतलब इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन ये भी बात आपने याद रखनी है कि एसिडिक और बेसिक ग्रुप पे जो आयोनिक चार्जेस होते हैं वही बात होगी ना। और इसमें कौन सी बॉन्डिंग डिस्टर्ब होगी, आयोनिक बॉन्डिंग, ठीक है, दैट हेल्प टू मेंटेन स्पेसिफिक शेप ऑफ द एंजाइम। अच्छा आसान मैं बताऊँ ना आपको, आसानी में आसान सा, मुझे ये याद रखना है कि हमारे पास टेम्परेचर चेंज होगा तो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर लॉस्ट हो जाएगा, पीएच चेंज होगा तो अमाइनो एसिड के चार्ज जो है ना, जो प्रोटीन के अंदर एसिडिक और बेसिक जो ग्रुप्स हैं उनमें चार्ज लगेंगे वो अल्टर हो जाएंगे, इसका मतलब आयोनिक बॉन्ड डिस्टर्ब होगा। सो इसलिए हमारे पास क्या होगा, रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन क्या करेगा, रिड्यूस होगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। ये कुछ बेसिकली पीएच हैं जो इनको आप याद रख सकते हैं इंपॉर्टेंट। तो पेप्सिन है जो कि ऑप्टिमम पीएच वैल्यू ल्यूमेन ऑफ द स्टमक में काम करता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन के फंक्शन। अच्छा इस टेबल को याद कर लो क्योंकि आपका डाइजेशन का चैप्टर भी है, तो ये आप याद करेंगे तो आपका उधर से भी ये कवर हो जाएगा। अच्छा एंजाइम की कंसंट्रेशन की बात करते हैं, इसका ग्राफ बहुत मतलब अच्छा है, इससे आपको समझ आ जाएगी कि क्या बताने की कोशिश करें। इन्होंने कहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ एंजाइम प्रेजेंट। अच्छा विच इन टर्न डिटरमाइंस द नंबर ऑफ अवेलेबल एक्टिव साइट फॉर द, ये कह रहे हैं कि जितने हमारे पास मतलब अमाउंट ऑफ एंजाइम प्रेजेंट होंगे उतना रिएक्शन क्या होगा, यानी कि वो इंक्रीज होगा, लेकिन एक टाइम आएगा इफ सब्सट्रेट कंसंट्रेशन इज अनलिमिटेड एंड अमाउंट ऑफ एंजाइम इज इंक्रीज बाय 2-4 डायरेक्शन विल बी डबल। ये वही बात है कि सब्सट्रेट कंसंट्रेशन हमारे पास बहुत ज़्यादा है सब्सट्रेट, लेकिन एंजाइम को हमने डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, डबल होगा, लेकिन एक सर्टन लिमिटिंग रेंज आएगी कि हमारे पास एंजाइम खत्म हो जाएंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, एंजाइम मतलब ऑक्यूपाई हो जाएंगे, सारे एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो ऑक्यूपाई हो जाएंगे, कोई एंजाइम हमारे पास नो लॉन्गर अवेलेबल फॉर द अटैचमेंट विद द सब्सट्रेट के लिए अवेलेबल ही नहीं होगा। तो फिर क्या होता है, फिर हमारे पास बेसिकली इसे कहते हैं सेचुरेशन कहते हैं, एंजाइम की सेचुरेशन हो जाएगी। अच्छा व्हेन ऑल द एक्टिव साइट आर ऑक्यूपाइड बाय द सबस्ट्रेट, when all the active sites are occupied by the substrate and no more available, this state is called state of saturation, जो आपको ग्राफ में भी नज़र आ रही है, डिक्रीज नहीं होगा, बस सिर्फ सेचुरेशन हो जाएगी और वो बिल्कुल हमारे पास पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपने ग्राफ अच्छे से पढ़े होंगे उसके लिए, एमडी के टेस्ट के लिए, क्योंकि उनको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलें वो तो फिज़िक्स की बात है।
अच्छा उसके बाद हम अच्छा ये टॉपिक है ना, एंजाइम इनहिबिटर का टॉपिक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अगर मैं आपको कहूँ कि फ्रीक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन इसी से होते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंटली आपके पास क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं एंजाइम इनहिबिटर से। अच्छा क्या है बेसिकली इसका मतलब क्या है यार, देखो सिंपल सी बात है, जो केमिकल सब्सटेंस एंजाइम के साथ रिएक्ट करेगा इन दी, अच्छा सबस्ट्रेट है और एक एक सेकंड एक कोई और प्रोडक्ट है, उसने और सबस्ट्रेट ने, सबस्ट्रेट की जगह उसने एक्ट किया एंजाइम पे, लेकिन उसने क्या किया, उसने एक्टिव साइट को ब्लॉक कर दिया, या टेम्परेरी भी कर सकते हैं या परमानेंट भी कर सकते हैं। इसको हम इनहिबिटर कहते हैं, इस फेनोमेना को एंजाइम इनहिबिशन कहते हैं। अब ये कौन करते हैं भाई, पॉइजन है आपके पास, साइनाइड्स हैं, ये हमारे पास क्या करते हैं, ये ब्लॉक करते हैं। एंटीबायोटिक्स भी हो सकती है, एंटी मेटाबोलाइट्स भी हो सकती है, कुछ सम ड्रग्स हैं, कुछ हैवी मेटल्स हैं। अच्छा ये जो टॉपिक है ना ये बहुत हाई लेवल का है, लेकिन आपके लेवल पे बस बेसिक आपको ये पता होना चाहिए कि देखो बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं ना। लाइक आपने अभी बात की थी कार्बोनिक एनहाइड्रेस की, मैं अगर आपको बात बताऊं, वो बेसिकली क्या करता है, वो हमारे पास यानी कि एज आ कार्बोक्सी सॉरी कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या करता है हमारे पास, यानी कि उसको कैरी करता है हमारे पास। कार्बोनिक एनहाइड्रेस का हमने फंक्शन जो पढ़ा था कि वो बेसिकली आपके पास जो पाथवे है पूरा उसमें हेल्प करता है, यानी कि जो हीमोग्लोबिन है ना वो जो पूरा पाथवे आपने पढ़ा था कि कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, गैशियस एक्सचेंज होता है हमारे पास एल्वेलाई के लेवल पे, वो बाई कार्बोनेट आइंस और कार्बोनेट आइंस की फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है, एंड इट इज़ गोइंग टू हेल्प इन योर रिस्पिरेटरी सिस्टम। अगर इसको ब्रॉड लेवल पे देखा जाए, अगर ये यहाँ पे मतलब इसमें कोई यानी कि कोई इनहिबिटर आएगा, कोई इसको ब्लॉक करेगा, तो बेसिकली आपका पूरा सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम जो होगा वो फेलियर की तरफ जाएगा और इससे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। सो ये मैंने बेसिक्स आपको ओवरव्यू दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि इन जनरल जो एंजाइम इनहिबिशन इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ रेगुलेटरी ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, लेकिन अगर एक्सटर्नल फैक्टर काज इनहिबिशन इट बिकम डेंजरस फॉर लाइफ। आपको मैंने एग्जांपल भी दे दी है, ठीक है, कि कैसे आपके पास मतलब डेंजरस कैसे हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर की तरफ। अच्छा ये बेसिकली हमारे पास आपने इनके बारे में याद रखना है, इरिवर्सिबल इनहिबिटर और रिवर्सिबल इनहिबिटर। पहले इन्होंने इरिवर्सिबल को बताया है, क्यों बताया कि इरिवर्सिबल सिर्फ एक ही है और रिवर्सिबल की मजीद दो टाइप्स है, कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव है। अच्छा इरिवर्सिबल एक्टिव साइट, दे ऑक्यूपाई द एक्टिव साइट बाय फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, और यह फिजिकली ब्लॉक कर देते हैं एक्टिव साइट को, ठीक है। एंड ये बेसिकली एंड दे चेक द रिएक्शन रेट बाय ऑक्यूपाइंग द एक्टिव साइट, ठीक है, और ये बेसिकली मतलब आपके लिए परमानेंटली ब्लॉक कर देते हैं। इनकी एग्जांपल में आते हैं नॉन कम्पिटिटिव इरिवर्सिबल में साइनाइड एंड आइंस ऑफ हैवी मेटल्स, मरकरी जैसे हो गया हमारे पास हेवी मेटल्स में। साइनाइड जो होते हैं वो पोटेंट पॉइजन है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे कैन किल ऑर्गेनिज्म बाय इनहिबिटिंग साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज क्या है, बेसिकली सेलुलर लेवल पे जो रिस्पिरेशन हो रही होती है ना, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज उसको ये इनहिबिट कर देता है। ऑन दी अदर हैंड अगर बात करें हैवी मेटल जैसे हमारे पास Hg है, कॉपर है, बेसिकली मरकरी है, इसमें गोल्ड है, ये बेसिकली थायोल ग्रुप के साथ हमारे पास वो करते हैं, उसको बाइंड करते हैं और कंबाइन करते हैं और उसको डाइसल्फाइड की ब्रिजेज होती है उसको ब्रेक कर देते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार, ये आपसे पूछा जा सकता है, इतना मुश्किल नहीं पूछते लेकिन फिर भी आपको याद रखना है ना। अगर वो पूछ भी ले कि साइनाइड क्या कहते हैं, वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को इनहिबिट करते हैं, थायोल ग्रुप को भी हमारे पास हैवी मेटल्स इसको इनहिबिट करते हैं। रिवर्सिबल की बात करें तो ये वीक लिंकेज बनाते हैं हमारे पास एंजाइम के साथ, और बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये परमानेंटली भी कर सकते हैं और नॉन परमानेंट मतलब परमानेंटली भी कर सकते हैं और टेम्प्रेरी भी उसको ब्लॉक कर सकते हैं। इसकी दो टाइप्स है, कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव। पता है कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव में सिंपल सा फ़र्क ये है कि देखो एक सबस्ट्रेट है और एक इनहिबिटर है, इनके बीच में कंपटीशन होगा फॉर द एंजाइम, जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी ना वो आगे पहले अटैच होगा। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात लिखी हुई है, अगर मैं आपसे एमसीक्यूज़ पूछूं कि मुझे बताओ लेवल ऑफ इनहिबिशन डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इनहिबिटर। मैंने आपसे कहा है कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हमारे पास, चले क्या सबस्ट्रेट जो हमारे पास है वो 30 है, इनहिबिटर 40 है, ठीक है, तो किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इनहिबिटर की ना, तो वो जाके इनहिबिट करेगा, तो कम्पिटिटिव इनहिबिशन होगी, ठीक है। दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन कैन बी रिवर्स। अच्छा इसको रिवर्स भी किया जा सकता है, कैसे, हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को सिंपल इंक्रीज़ कर देंगे इस तरह से। उसके बाद हम बात करेंगे नॉन कम्पिटिटिव की। अच्छा नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर बेसिकली ये अच्छा इसके बारे में याद रखना है ना कि एंजाइम के पास एक और साइट होता है अदर देन एक्टिव साइट, उसको हम एलोस्टेरिक साइट कहते हैं, ये वहाँ पे बाइंड करते हैं, ठीक है। और ये जब स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इज अल्टर इन सच अ वे दैट सबस्ट्रेट बाइंड्स एक्टिव साइट के, अच्छा ये बेसिकली एक्टिव जब एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करते हैं तो बेसिकली
एंजाइम का स्ट्रक्चर जो होता है वो अल्टर हो जाता है, ठीक है। और इसकी एग्जांपल है फीडबैक इनहिबिशन इज़ एन एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन। क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा पता है आपके पास जैसे मैंने पहले बताया था, सिंपल करके बताऊँ, जो प्रोडक्ट की हमारे पास जितने प्रोडक्ट्स हमें चाहिए होंगे ना वो डिज़ायरेबल लिमिट तक पहुंच जाएंगे, तो उसके बाद वो प्रोडक्ट क्या करेगा, वो जाके एलोस्टेटिक साइट ऑफ द एंजाइम के साथ अटैच हो जाएगा और उसको उसकी शेप को अल्टर कर देगा। मजीद रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि हमारे पास मजीद प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, ठीक है। इसको कहते हैं नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है। और ये फीडबैक की एग्जांपल है। तो ये हमारा चैप्टर था। मुझे उम्मीद है कि आपको आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन भी मतलब क्लियर हो गए होंगे। और इम्पोर्टेंट बात पता है क्या है कि आप लोगों की रिवीजन हो सके, बस इसलिए मैं ये लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि इससे आपकी बहुत अच्छी सी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। सो यू हैव टू आपने इस लेक्चर को बार बार सुनना है, एक दफ़ा सुन लें उसके बाद अपने बस पॉइंट्स नोट कर लें और इसी तरह से आपने चीज़ों को मतलब माइंड में एक मैप बना लेना है और उसके मुताबिक करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।